नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसे पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं फूड ब्रिज के फाउंडर और इनोवेटर डॉक्टर राहुल से। बता दें कि डॉक्टर राहुल एमिटी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी कार्यरत हैं। तो डॉक्टर राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। डॉक्टर राहुल, पहले तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या आपका जर्नी रहा आपका एम्प्लॉयमेंट का या असिस्टेंट प्रोफेसर का। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं और मैंने अपनी पढ़ाई बीआईटी मिश्रा से की है। आफ्टर डैट मैंने एनआईटी पटना से पीएचडी किया और देश के नामी गिरामी इंस्टीट्यूट में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम किया है और अभी मैं अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। ये हुई मेरी अभी की बात जो मैंने जॉब कर रहा हूँ। इसके साथ मैं रिसर्च और इनोवेशन में भी एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। डॉक्टर राहुल, ये जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आपने कब करी और कहाँ से इस प्रॉब्लम का ख्याल आया? काफ़ी अच्छा सवाल है ये। प्रॉब्लम क्या था आपका, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल। अक्सर हम लोग छुट्टियों में गांव जाया करते थे तो देखने को मिलता था कि छोटे छोटे जो पैसेज हैं, छोटे छोटे जो नहर के जो पैसेज है, वहाँ के लिए गांव वाले या तो बांस के पुल का यूज़ करते थे या फिर कंक्रीट के स्लैब का यूज़ करते थे उसे पार करने के लिए, जी बिल्कुल। जो कि कभी कभी कुछ दुर्घटनाओं को आमंत्रित करती थी। तो शायद वो चीज़ मेरे दिमाग में अक्सर आती कि इसका कोई सॉल्यूशन क्या नहीं है, क्या कुछ हम कर नहीं सकते हैं, क्या गांव वाले ही इसी भरोसे बैठे रहेंगे। तो एक समय के बाद जब मैं एमटेक कर रहा था, उसके बाद से मैं रिसर्च में इन्वॉल्व हुआ, तो वो बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में थी कि इसको कैसे किया जा सकता है। तब ये थॉट मेरे मन में आया कि हम क्यों ना एक पोर्टेबल फुटब्रिज का निर्माण करें। ये काफ़ी कुछ डिफरेंट साउंड कर रहा था जब मैंने ये सोचा था और मेरे लिए भी ये कुछ नया था। लोगों ने काफ़ी कुछ कहा, ये काम तो सरकार का है, फुटब्रिज बनाना हमारा काम नहीं है, ब्रिज बनाना ये सरकारी काम मतलब है। एमटेक के दौरान ही आपको ये ख्याल आया कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए सॉल्व करने का ज़रूरत है। बिल्कुल। और ऐसी चीज़ थी जो बाहर के देशों में काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलित है, पर भारत में अभी तक हमने इसका यूज़ नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंस होगा इसका हमारे परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, गांव के परिप्रेक्ष्य में, जहां ऐसी पोर्टेबल फुटब्रिज की ज़रूरत है। राहुल जी, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन तो आपने करा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में कब ख्याल आया, किस तरीके से ख्याल आया? देखिए, मैं एक रिसर्चर हूँ, तो जो मेरा रिसर्च का ओरिएंटेशन रहता है कि रिसर्च ऐसा होना चाहिए जो एक कॉमन मैन को बेनिफिट कर पाए, हमारे आसपास के ज़रूरतों को पूरी कर पाए। तो जब मैंने ये सोचा कि मुझे करना क्या है, तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्लियर कर लिया था कि मुझे एक मूवेबल या ट्रांसपोर्टेबल या लाइट फुटब्रिज बनाना है, सोचना है उसके बारे में कैसे होगा। फिर सवाल आता है कि इस चीज़ को कैसे किया जाए, कैसे एक्चुअलाइज किया जाए। एग्जैक्टली। तो इसके लिए मैंने देखा कि किस पैसेज के लिए, मैं कितनी दूरी के लिए इस ब्रिज को बनाऊंगा, उसका कितना भार हो सकता है। उसके बाद मैंने देखा कि कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने बात किया इकोनॉमिकली कितने रुपए में ये ब्रिज होगा। तो ये सारे फैक्टर्स को देख के मैंने प्लान किया। फिर मैंने डिसाइड किया कि हमें अब आगे क्या करना है। पोर्टेबल ब्रिज का ख्याल कब आया? पोर्टेबल फुटब्रिज जब मैं अमिटी यूनिवर्सिटी में रिसर्च में इन्वॉल्व था और जब कोविड का टाइम था, तो काफ़ी सारा समय हमारे पास सोचने को था, जो चीज़ मेरे बैक ऑफ द माइंड में चल रही थी कि ये काम हमें करना है। तो जब आपके पास समय था और सोचने के लिए आपके पास एक आइडिया थी, तो मैंने उस पर वर्क करना शुरू किया और उस ड्यूरेशन में मैंने लगा कि नहीं, ये काम हम कर सकते हैं। मॉडलिंग किया मैंने, फिर हमने उसका सिमुलेशन किया, फिर सिमुलेशन के थ्रू जो टेस्टिंग रिज़ल्ट आई, तब हमें लगा कि नहीं, ये जो हमारी सोच थी, जो मैं काफ़ी दिनों से करने का सोच रहा था, वो अब जाके हम कर सकते हैं और ये पोर्टेबल फुटब्रिज को हम
इसको यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे ब्रिजेस अगर लॉन्ग डिस्टेंस है और पोर्टेबल ना हो तो वो तो फिर सरकार भी बना रही है, जिसमें काफ़ी समय लगता है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो इस पोर्टेबल ब्रिज की क्या खासियत है राहुल जी, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, सबसे बड़ी ख़ासियत जो इस पोर्टेबल फुटब्रिज का, जैसा कि हम नाम से जान सकते हैं, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। हम इसको ये भी कह सकते हैं मूवेबल फुटब्रिज है। ये बहुत लाइट वेट है, हार्डली इसकी वेट आपको 25 से 30 केजी रहेगा। अगर हम 2 मॉड्यूल की बात करें, कोई भी इंसान या 2 लोग मिलके इसको एक दूसरी जगह पे ले जा सकता है। और इस चीज़ को और सुगम या आसान बनाने के लिए हमने उस ब्रिज में व्हील्स भी लगा रखे हैं, ग्रेट। सो दैट आपको वो एफर्ट भी ना लगाना पड़े। दूसरी सबसे बड़ी इस ब्रिज की खासियत है कि इस ब्रिज का जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है एक मॉड्यूल का। दूसरे मॉड्यूल का जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है। तो 2 या 2 से अधिक मॉड्यूल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि पैसेज कितना लंबा है, कितनी हमारी ज़रूरतें हैं। और इसकी जो चौड़ाई है वो 0.5 मीटर है। तो ये कुछ इसके डायमेंशंस हैं जो ब्रिज के बारे में, जब हम ब्रिज को यूज़ करते हैं तब हम इसका ध्यान रखते हैं। ये इनोवेट करते वक्त क्या ऐसे चैलेंजेस आपने फेस किए या कुछ ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस या चैलेंजेस आपने फेस करे? मैं इसे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कहूँगा, रिसर्च की भाषा में हम बेटर वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि चैलेंजेस थे। तो जब डे 1 पे मैंने पोर्टेबल फुट ब्रिज के बारे में सोचा ही तो अपने आप में एक चैलेंज था, क्योंकि जिससे मैं बात करता कि मुझे एक पोर्टेबल फुट ब्रिज के बारे में सोचना है, लोगों का एक जो कॉमन थॉट रहता है, जो आम धारणा रहती है कि ये ब्रिज का काम तो सरकार का है, ये ब्रिज में हम क्या रिसर्च करेंगे, ब्रिज में हम क्या कर सकते हैं, कुछ हो सकता है इसमें। पर कहीं ना कहीं मेरे मन में जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि था कि नहीं, ये काम हो सकता है और इस पोर्टेबल ब्रिज के बारे में हम वर्क कर सकते हैं, इस पोर्टेबल फुट ब्रिज के बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं और इसको हम मूल रूप से सामने रख सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था ये तो था थॉट प्रोसेस का, लोगों के मन और लोगों के जो थॉट थे उनको बदलना। उसके बाद जो रिसर्च में आता है चैलेंजेस, आपके पास इक्विपमेंट चाहिए, वो रिसर्च लैब चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उस काम को हमें कैसे करना है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको मैन पावर चाहिए, क्योंकि एक चीज़ कोई एक इंसान की बस की बात नहीं है, आपको एक टीम वर्क चाहिए, काफ़ी लोगों का सुझाव रहता है, काफ़ी लोगों उसमें इनपुट डालते हैं, तब जाके हम किसी निर्णय पर या फिर फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंच पाते हैं। राहुल जी, फॉरेन में हम लोग देखते हैं कि ये पोर्टेबल फुट ब्रिज अलग अलग सेक्टर्स में यूज़ हो रहा है, अलग अलग सेगमेंट्स के सोसाइटी के लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हमारा ये जो पोर्टेबल फुट ब्रिज है ये इंडिया में किन किन सेक्टर्स को सर्व कर सकता है, किन किन सेगमेंट्स को सर्व कर सकता है, किन किन सोसाइटी के किन किन वर्गों को ये बेनिफिशियल हो सकता है। बिल्कुल, अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और इंजीनियरिंग में कहा जाता है कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसका एप्लीकेशन होना चाहिए, किस वर्क पे आप फोकस कर रहे हो। तो सबसे बड़ी बात इस पोर्टेबल फुट ब्रिज का है कि हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इसकी यूज़ कर सकते हैं। आप देखते हो कि फ्लड आई है या भूकंप है, तो ऐसी जगहों पे हमें इस ब्रिज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील होगा कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करते हैं दूरगामी क्षेत्र, पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पे भी इस ब्रिज काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, हम वहाँ पे आराम से इस ब्रिज का यूज़ करके छोटे मोटे नाली, नहर या फिर ऐसी बाधाओं को क्रॉस कर सकते हैं। फिर हम इस ब्रिज का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है कि हम आर्मी के ऑपरेशंस में या फिर स्पेशल टास्क फोर्स के ऑपरेशंस में वहाँ पे ब्रिज का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ की आर्मी मूवमेंट होनी रहती है और हमें चाहिए होता है कि ऐसा ब्रिज हो जिसे हम यूज़ करें और फिर उसको अपने साथ मूव कर लें। आर्मी मैन जगुआर कैंप Exactly, में भी exactly. ये ज़्यादा काम आएगा आपका बिल्कुल। ये पोर्टेबल फुट ब्रिज। बिल्कुल। इसके अलावा कम्युनिटी के लोगों को ये कैसे सर्व कर रहा है राहुल जी, रूरल एज वेल एज अर्बन? जैसा कि मैंने बताया कि मेरी जो थॉट प्रोसेस ही स्टार्ट हुई थी कि वो गांव में देखने के बाद कि लोग कैसे इसके में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ग्रामीण और सुदूर इलाकों के लिए ही है, क्योंकि जी। वहाँ पे ऐसे कंक्रीट के ब्रिजेस नहीं होते हैं और नहीं बहुत होते। सारे ऐसी जगह रहती है जहाँ ये फुटब्रिज जो है उनके लिए एक बहुत, मील का पत्थर साबित होगी। कारगर साबित होता है। बिल्कुल। तो गांव के लोगों के लिए और ऐसी जगहों के लिए जहाँ पे अभी भी हमारी
शिक्षा नहीं पहुंची है या फिर हम लोग डेवलपमेंट नहीं हुआ डेवलपमेंट है। नहीं हुई है, वहाँ पे जाके हम इस फुटब्रिज का आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और बच्चों के लिए, बुज़ुर्ग के लिए, महिलाओं के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। एंड इन फैक्ट अगर हम लोग अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में अगर रेनी सीजन्स के दौरान हम लोग कई बार देखते हैं कि वो फ्लडेड हो जाता है रोड्स वगैरह, उस समय किस तरीके से प्रयोग हो सकता है वो भी आप बिल्कुल, बताएं, साझा बिल्कुल, करें। काफ़ी अच्छा आपने इसमें बताया कि अगर हमारे पास फ्लडेड एरिया रहते हैं जो रेनी सीजन्स में हो जाते हैं, उस केस में भी हम इस ब्रिज का यूज़ कर सकते हैं एक पाथ से दूसरे पाथ तक पहुंचने में। जी। बिकॉज़ इसमें आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस नहीं है। आप ब्रिज को लगाएं, आपने अपना काम किया और उस ब्रिज को फोल्ड करके आप रख सकते हो या दूसरी जगहों पे इसको यूज़ कर सकते हो। अगर ये लगे कि एक ब्रिज से काम नहीं हो रहा तो हम लोग सीरीज़ में या पैरेलली 2, 3, 4 ब्रिज लगा के इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ग्रामीण इलाकों में ही उसका उपयोग होगा, इसका उपयोग आप शहरी क्षेत्र से लेके बाकी काफ़ी जगहों पे कर सकते हैं। और ये टोटली डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसका यूज़ करना चाहें। मतलब बारिश में अगर बहुत ज़्यादा फ्लडेड रोड्स हो जाते हैं तो उस समय जो लोग स्ट्रगल करते हैं चलने के लिए खुद से और आधा अपना बॉडी कवर कर लेते हैं वाटर में, गंदगी में, तो उनसे भी ये पोर्टेबल फुट ब्रिज उनको बचाएगा। राहुल जी, लोग अगर इसका एक्सेस करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं? क्या ये ओपन मार्केट के लिए अवेलेबल है या फिर किस तरीके से इसका एक्सेस किया जा सकता है? फ़िलहाल हमने इसका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है और कस्टमर टू कस्टमर जिनका जो डिमांड है, जिनकी जो रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हम इस ब्रिज का निर्माण करेंगे, क्योंकि हम इसे एक जनरल ब्रिज की तरह नहीं देख रहे हैं। अगर हमें आर्मी की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है तो हमें आर्मी की तरफ से सोचना होगा कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, हम किस तरह उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। अगर ये हमें फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से आती है तो उनकी ज़रूरतें कुछ और होगी, हमें वो मटेरियल लगाना होगा ब्रिज में जो फायर रेसिस्टेंट हो। सो इस तरह से हम लोग किस कंज्यूमर का या किस कस्टमर का क्या डिमांड है, तब हम ब्रिज के प्रोडक्शन में जाएंगे और उनके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे। मतलब ये आपकी क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। जितना बिल्कुल। क्लैरिफाइड और प्रिसाइज होगा वो अपनी रिक्वायरमेंट को लेकर, उसको आप हेल्प करने में उतने ही कारगर हो पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी जो नीड होगी, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ब्रिज को कस्टमाइज़ कर पाएंगे। और ये इस ब्रिज का सबसे पॉजिटिव पार्ट है जी। कि हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ये जनरल नहीं है। लोग आपको कांटेक्ट कैसे करेंगे? आज के टाइम में कांटेक्ट करना बहुत इजी है। जी, सोशल जी। मीडिया है, आप व्हाट्सएप है, मेल के थ्रू, और आप फेसबुक है, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना सोशल मीडिया हैंडल्स, ट्विटर हैंडल्स, मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर कुछ भी शेयर करना चाहें सो दैट पीपल कैन कनेक्ट यू, तो आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। और आप वेबसाइट वगैरह भी अगर कुछ आपकी है तो। बिल्कुल, आप मुझे मोबाइल पे कॉल करके व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर 8002171573 है, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के साथ। मेरा मेल आईडी है rahul282828@gmail.com। और आपका मेल या आपके व्हाट्सएप के अकॉर्डिंगली मैं 12 से 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करूँगा और आपकी प्रॉब्लम्स को समझूंगा कि क्या ज़रूरतें हैं और कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं। राहुल जी, आपको इंटरनेशनल इनोवेशन पेटेंट का अवार्ड मिला है यहाँ तक पहुँचने के लिए, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। और जैसा कि मैंने बोला, ये थॉट प्रोसेस पोर्टेबल फुटब्रिज का काफ़ी पहले से था, बट कोविड एक ऐसा टाइम था जहां हमने अपने बारे में सोचा, अपने जो एम है, जो रिसर्च एम था, उसके बारे में हमने वर्कआउट किया। सो उस ड्यूरेशन में जो ये काम हुआ, फिर हमने इसको इनोवेशन पेटेंट के लिए अप्लाई किया। तो अप्लाई करना ऐसा लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट एक रिसर्चर के हाथ में बस एक ही चीज़ हो सकती है, कोशिश करना। रिज़ल्ट क्या हो वो हमारे हाथ में होती नहीं है। तो ये रिज़ल्ट आना काफ़ी सुखद रहा कि ये पेटेंट अप्रूव्ड हुआ और हम इससे कॉमन मैन की हेल्प कर सकते हैं और ये ब्रिज काफ़ी लोग को मदद पहुंचा सकती है। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको राहुल जी कि आपको इस अवार्ड प्राप्त करने के लिए। राहुल जी, आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल क्या रहा है? कैसे आप फंड्स इकट्ठा करते हैं अपने बिजनेसेस के लिए? सबसे बड़ा जो अभी तक जो हमने देखा है इसमें कि
ये जो पोर्टेबल फूड ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, अभी हम लोग B2C मॉडल पे वर्क कर रहे हैं। Okay. कस्टमर्स के डिमांड पे हम लोग इसके लिए काम करते हैं। उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसे कस्टमाइज़ करते हैं और फिर उसे हम निर्माण करते हैं। सो अभी तक ऐसा है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी हम उस पर काम करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपकी ज़रूरतों को फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। राहुल जी, अपने क्लाइंट्स या कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने से पहले आपको क्या क्या दिक्कतें या ऑब्स्टैकल्स उनकी साइड से फेस होती हैं, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, जितनी अधिक क्लैरिटी कस्टमर्स की रहेगी उतना आसान होता है हमारे लिए ब्रिज के बारे में सोचना और ब्रिज का निर्माण करना। तो अगर कस्टमर स्पेसिफिक हैं कि अगर मुझे ये ब्रिज एज फ्लडेड एरिया में चाहिए, तो हमें पता है कि हमें वो मटेरियल यूज़ करना है जो कि वाटर रेसिस्टेंट हो, कोरोसिव एक्शंस उसमें ना हो। अगर कस्टमर का कहना है कि हमें वो ब्रिज चाहिए जिसका जो हमें यूज़ करना है 5 मीटर के लिए, तो हम मॉड्यूल को ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि वो 5 मीटर को कवर कर पाए। तो ये सबसे ज़रूरी होता है कस्टमर अपने थॉट्स में क्लियर रहें, उनके अंदर क्लैरिटी हो। तो अमूमन हमें देखने को मिला है कि काफ़ी कस्टमर क्लैरिटी के साथ आते हैं और उनके कुछ के पास ऐसा होता है कि उन्हें बस एक ब्रिज चाहिए, पोर्टेबल फुट ब्रिज चाहिए, उन्हें पता नहीं होता है कि वो कैसे उसको अप्लाई करेंगे, कहाँ उसको वो यूज़ करेंगे। तो अगर कस्टमर के साइड से जो क्लैरिटी मिल जाती है तो वो हमारे लिए, हमारी टीम के लिए काफ़ी निर्णायक होता है उस ब्रिज का प्रोडक्शन करने में। कॉस्ट या प्राइस कितना पे करना पड़ेगा कस्टमर्स या आपके क्लाइंट्स को अलग अलग सॉर्ट ऑफ फूड ब्रिजेस अवेल करने के लिए? जहाँ तक कॉस्ट की बात है, जहाँ हमने बात किया है कि ये कस्टमाइज़ है, तो कॉस्ट हम लोग गेस नहीं कर सकते हैं। रीज़न बीइंग कि वो डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह का मटेरियल्स कितने वेट में चाहिए, आपको लाइट वेट चाहिए, हैवी वेट चाहिए, आपको फायर रेसिस्टेंट मटेरियल चाहिए, वाटर रेसिस्टेंट मटेरियल चाहिए, और हॉलो क्रॉस सेक्शन या फिर सॉलिड क्रॉस सेक्शन। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। इतनी वैरायटीज़ आपने बताई, इन वैरायटीज़ में क्या फ़र्क है बिल्कुल और सही। कैसे प्राइसेस वेरी करेंगे देखिए अभी डिपेंडिंग अपॉन साइज, हेवी वेट और लाइटर वेट एंड अदर वैरायटीज़ जो आपने बताए, फायर रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट एंड नॉर्मल। अभी के टाइम में मटेरियल साइंस में काफ़ी रिसर्च हुई है। तो जब हम पहले के टाइम का ब्रिज के बारे में सोचते थे तो आप सोचोगे हम कंक्रीट यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे हम स्टील पे यूज़ करने स्टार्ट किया, फिर आफ्टर दैट एल्युमिनियम अलॉय या फिर मेटल के अलॉय यूज़ किए, अभी रीइंफोर्स्ड पॉलीमर्स हैं हमारे पास। तो इतनी ज़्यादा वैरायटी है मटेरियल्स में, इतने तरह के मटेरियल्स हैं, तो कॉस्टिंग में मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। हम वो मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं जिसकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो ज़्यादा हो। तो ये टोटली कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि उन्हें किस तरह के मटेरियल चाहिए, वो कैसे यूज़ करना चाहेंगे, अकॉर्डिंगली हम उन्हें कस्टमाइज़ करके देंगे। राहुल जी, जैसा कि हम ये जानते हैं कि गाँव में ये समस्या आम तौर पर है और गाँव में इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इस सुविधा को कैसे अवेल कर सकते हैं? उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? उनके बारे में आपने कुछ सोचा है? बिल्कुल, इस बारे में भी हमने सोचा कि जो हमारा जो टारगेट है वो उन ग्रामीण लोगों के लिए है। तो इसके लिए मैं झारखंड सरकार और भारत सरकार को भी निवेदन करूंगा कि उनके सार्थक प्रयास और अगर हमारे प्रयास से कुछ उनकी मदद हो पाए तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। अपनी तरफ से जो बन पड़ेगा मैं उस ब्रिज के लिए कर सकता हूं। सो शायद इस माध्यम से सरकार तक भी ये बात पहुंचे और उन ग्रामीणों की मदद हो पाए। राहुल जी, आपने हमें अपने अवार्ड के बारे में बताया। आपको ये जो अवार्ड मिला है, इस अवार्ड का श्रेय किस किस को आप देना चाहेंगे, या फिर मोटिवेशन का श्रेय अगर आप किसी को देना चाहते हैं, क्या रहा? कुछ मोटिवेशन रहा, सेल्फ मोटिवेटेड था, या किसी और को भी श्रेय जाता है? जैसे मैंने बताया पहले भी कि इसमें इतने लोग जुड़े हुए हैं, किसी एक का नाम लेके मैं बाकियों को निराश नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। एक टीम वर्क है। आप मेरे टीम मेंबर से लेके, मेरे माता पिता से लेके, मेरे परिवार से लेके सब लोग का योगदान है, तब जाके ये चीज़ सार्थक पहल हो पाई और हम ये बना पाए हैं। सो अगर किसी एक का नाम ले लें इस मंच पे तो मुझे लगता है बाकियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। बिल्कुल। राहुल जी,
आप टीचिंग में हैं और इस तरीके के इनोवेशन से आप अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, ये काफ़ी या अहम स्टूडेंट्स या छात्र को ये कैसे काफ़ी मोटिवेट कर काफ़ी रहे हैं? अहम सवाल है, क्योंकि बच्चों के अंदर भी जिस तरह के हम थॉट डालेंगे तभी वो बच्चे उस तरह की चीज़ों को सीख पाएंगे। और उस तरीके से ग्रो कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ क्लास में कि टीचिंग जो है या एजुकेशन जो है दैट इज़ नॉट अ लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। बस हमें उन चीज़ों को याद नहीं करना है, बट हमें उस माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि वो सोच पाएँ। सो ऐसी चीज़ें करने के साथ क्या होता है कि हम बच्चों को बताते हैं कि आपको सोचना है, आपको वो सोचना है कि हम कैसे अपने रिसर्च के थ्रू, कैसे अपने इनोवेटिव आइडिया के थ्रू अभी नॉर्मल लाइफ में या डे टू डे लाइफ में या फिर कॉमन मैन के लाइफ को बेटर कर पाएँ। वो रिसर्च कैसे स्टार्ट करें, हम किस तरह से सोचें सो दैट हमारी जो पढ़ाई है वो किसी और के काम आ पाए। तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू मैं बच्चों को देता हूँ ताकि वो समझे, चीज़ों को प्रैक्टिकली समझे, ना कि उसको थियोरेटिकली याद कर लें और उसको मार्क्स में कन्वर्ट कर लें। बहुत अच्छी बात आपने कही राहुल जी कि ये जो बच्चों की सोच है ये कॉमन मैन के काम आ सके। आप हमें ये बताइए कि करंट में अभी आप क्या ऑब्स्टैकल्स फेस कर रहे हैं या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? सबसे बड़ी चैलेंजेस जो रिसर्च में आती है वो होती है फंडिंग की, उसके साथ इक्विपमेंट की। क्योंकि आप जब अपने रिसर्च को कंपेयर करते हो बाहर के देशों से तो वो काफ़ी आगे हैं हमसे। आगे होने का रीज़न ये है कि अगर हमारे पास वो लैब फैसिलिटीज़, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिले भारत में तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों में बहुत सारा पोटेंशियल है भारत में। तो अगर ये सरकार से अनुरोध है और सरकार इसके लिए कार्यरत भी है, काफ़ी कोशिशें सरकार की तरफ से भी हो रही है। तो अगर ये कोशिश चलते रहे तो शायद हम वो दिन दूर नहीं कि जब हम भी उन विदेशी लोगों की तरह कुछ ऐसा निर्माण करें जो काफ़ी फ़ायदेमंद हो। भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं रिसर्च के लिए, फंडिंग के लिए, तो इन सभी योजनाओं का लाभ आप अपने बच्चों को कैसे दिलवा रहे हैं, स्टाइपेंड्स या फिर अदर फंडिंग्स? बिल्कुल, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ला रही है जिसके थ्रू हम अप्लाई करते हैं, बच्चों को उसमें एज अ टीम मेंबर इन्वॉल्व करते हैं। इससे दो बेनिफिट मिलता है, हम प्रोजेक्ट के साथ साथ बच्चों का जो एक्सपोजर है, जो रियल लाइफ चैलेंजेस हैं उनके बारे में जानना, उनके बारे में वर्क करना। तो करिकुलम में हम लोग ऐसे चीज़ों को करते हैं कि ना बस उनको प्रैक्टिकल थियोरेटिकल नॉलेज ना हो, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो और बच्चे जाके एफिशिएंट बने और कहीं इंडस्ट्री में जाएं या फिर किसी जॉब में जाएं तो उन्हें पता रहे कि उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है और सबसे ज़रूरी सवाल क्यों किया है। राहुल जी, अगर किसी बच्चे को इस तरीके का इनोवेटिव आइडिया आता है तो कैसे उसको स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, पेटेंटिंग या फिर आगे उसको कैसे स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए उस बच्चे को? बिल्कुल, अगर ये सवाल अगर हम रिसर्च के दौरान हाँ, किसी को भी आ सकता है। ये सवाल अगर हम 10 से 15 साल पहले पूछते तो बिल्कुल ये एक सवाल रहता, बट आज के डेट में ऑनलाइन और इंटरनेट के थ्रू सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल है कि आपके पास एक आइडिया है और आप पेटेंट के लिए जाना चाहते हो तो नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिफरेंट इंटरनेशनल जो बाहर के देशों के गवर्नमेंट्स हैं उनके अपने पेटेंट पॉलिसीज़ हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। सारे प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हैं, आपको सारा कुछ पता लगते रहेगा, आप रेगुलर उसको रिव्यू कर सकते हो और इस दौरान आप उन्हें मेल कर सकते हो, पूछ सकते हो स्टेटस क्या है आपके प्रोजेक्ट का या फिर आपके पेटेंट का। इंटरनेशनल पेटेंट पॉलिसी का क्या कंसेप्ट है? हर एक देश की अपनी एक पेटेंट पॉलिसी होती है, जैसे इंडिया की अपनी एक पेटेंट की पॉलिसी है। सिमिलरली डिफरेंट कंट्रीज़ यूएस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी सबकी अपनी अपनी पेटेंट पॉलिसी है। जैसे भारत में हम डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन कहते हैं और यूएस गवर्नमेंट उसको डिज़ाइन पेटेंट कहती है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इनोवेशन पेटेंट कहती है। तो हर एक देश का अपना एक पॉलिसी है पेटेंट को लेके और एक पेटेंट को लेके आप दूसरे देशों में भी अप्लाई कर सकते हैं। राहुल जी, आप क्या सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से या अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी से? जहाँ तक सपोर्ट की बात है तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आप ये मत सोचें कि इसका सॉल्यूशन नहीं है या फिर हम सरकार के पास जाएं एक परमानेंट ब्रिज के लिए, एक कंक्रीट ब्रिज के लिए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम टेकिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा समय लेगा। तो आप अप्रोच कर सकते हैं सरकार के थ्रू या मुझे, ताकि हम इस ब्रिज के थ्रू आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करें जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
आगे नेक्स्ट अभी इसके आपके क्या प्लान्स है? नेक्स्ट आपका क्या वे फॉरवर्ड है, या कमिंग ईयर्स में, नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या आपका विजन है डॉक्टर राहुल? पोर्टेबल फुट ब्रिज के बाद मैं इसके प्रोडक्शन को यूज़ करके डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को पहुंचाऊं, ये सबसे पहला मेरा प्रयास रहेगा इसमें। क्योंकि रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जो नेवर एंडिंग है, आप कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन करते रहते हो। जैसे मैंने बताया कि हमने वेट को लिफ्ट करने को आसान करने के लिए ब्रिज में हमने व्हील्स का यूज़ किया, रोलर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो सिमिलरली काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हम अक्सर सोचते हैं और उसको उस ब्रिज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है विंड एनर्जी को कॉमन मैन तक यूज़ कराना। जो विंड पावर है जो कि काफ़ी अनयूटिलाइज्ड है, जो कि मेरा रिसर्च एरिया भी है, उसको मैं चाहता हूँ कि हर एक तबके तक पहुँचाऊँ। एक छोटा माइक्रो विंड टर्बाइन जो एक 3 स्टोरी या 4 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर है और वो एनर्जी जनरेट करे, विंड एनर्जी को विंड पावर में कन्वर्ट करे, कि सो दैट एटलीस्ट हम अपने मोबाइल चार्ज या फिर एक 10 वाट का बल्ब यूज़ कर पाएँ। मतलब पहले जो सोलर पैनल्स के थ्रू हमें एनर्जी पहुंचती थी और धूप नहीं रही या बारिश हो रही है तो मुश्किल है पहुंचना, तो अब वो नहीं रहेगा, विंड के थ्रू कभी भी आपको एनी टाइम वो पहुंचते रहेगा। बिल्कुल, सोलर भी साथ में होते रहेगा, पर सबसे बड़ा एडवांटेज जो विंड के साथ है ये 24/7 एक्सेसिबल है। बारिश हो, अंधेरा हो, तो हम लोग एक हाइब्रिड सिस्टम का भी सोच रहे हैं, सोलर एंड विंड को साथ में लेके और एक अलग से विंड को लेके भी, ताकि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड है वो पूरी हो पाए। नए जनरेशन के रिसर्चर्स के लिए आपका क्या मैसेज है डॉक्टर राहुल? ये सवाल काफ़ी अहम बनता है इस पॉइंट पे आके। मैं उनको बस यही बोलना चाहूँगा कि आप जो रिसर्च कर रहे हो, आपको ये तो पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, बट आप अपने आप से एक सवाल अक्सर पूछना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। जिस दिन आपको ये क्यों का जवाब मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको एक सेल्फ मोटिवेशन रहेगा कि इस रिसर्च को करने का क्या रीज़न है। फिर आराम से आप बता पाओगे कि इसे कैसे करना है। बट जब तक हम क्यों के बारे में फ़ोकस नहीं करेंगे तब तक हम ये पता ही नहीं कर पाएंगे कि हमने किया क्या। आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।